की है। तो कंडीशंस फॉर प्लांट ग्रोथ आर ब्रॉडली डिवाइडेड into three types. That is, number one, amount of the water that is required or that is present in the habitat of the plant. ठीक है बेटे, कितना अमाउंट ऑफ वाटर जो है प्लांट के हैबिटेट के अंदर प्रेजेंट है वो डिसाइड करता है कि प्लांट की हेल्दी ग्रोथ होनी है या नहीं होनी है। ठीक है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, प्लांट जो है उसको ऑक्सीजन की जरूरत है। ठीक है, व्हाई द प्लांट रिक्वायर ऑक्सीजन, बिकॉज यू नो दैट all the metabolic reactions that are occurring in the living species or the plant that occurs because of oxygen, because this oxygen is involved in the breakdown of macromolecules. ठीक है बेटे, and third very important condition, that is nutrients that are present in the soil. So two type of nutrients that are present in the soil, they may be the micronutrients or they may be the macronutrients. ठीक है बेटे, two categories of nutrients are there, as the name itself indicates, macronutrients. What are macronutrients? Those nutrients that are required by plants in larger amount. ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को लार्जर अमाउंट में रिक्वायर्ड है, दे आर नोन एज द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, एंड दोज व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन स्मॉलर अमाउंट और स्मॉलर क्वांटिटीज, दे आर नोन एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का अगर हमें एग्जांपल देना है तो हम एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं, मैग्नीशियम लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट का अगर आपको एग्जांपल लेना है तो हम उसमें इसका एग्जांपल दे सकते हैं, मैग्नीशियम का एग्जांपल दे सकते हैं। All right. So how these three things they are playing an important role in the growth of the plant. तो see water status, ठीक है, the amount of water available. कहते हैं कि प्लांट जो है उसमें कितने तरह की ग्रोथ हमें नजर आती है, two types of growth that is occurring in the plant. So here we are discussing about how the water status of the plant it affects its growth. First is water status. ठीक है, two types of growth is seen in case of plants. Number one is cell enlargement. ठीक है, किसी भी प्लांट के अंदर अगर ग्रोथ होनी है तो उसके सेल्स क्या करेंगे, enlarge करेंगे, और whenever there is enlargement in the cell, then this means the amount of protoplasm also increases in the cell. ठीक है बेटा, अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म जो है वो सेल के अंदर इंक्रीज होगा एंड थस साइज क्या हो जाएगा, सेल का इंक्रीज हो जाएगा। एंड यू नो दैट दिस प्रोटोप्लाज्म इट्स इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज वाटर। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है, वाटर। सेकंड टाइप की ग्रोथ दैट इज रिलेटेड विद वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट, दैट इज एक्सटेंशन ग्रोथ। ठीक है, प्लांट का कोई भी ऑर्गन जो है वो क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है बेटे, एक्सटेंड कर रहा है तो उसके साथ साथ वो कहते हैं कि दैट पर्टिकुलर ऑर्गन इट आल्सो गेन टर्जिडिटी। the amount of water that is present in that plant organ is in plenty, this means the turgidity is maintained in that organ. ठीक है बेटे, उसकी वजह से क्या होगा, अगर हम लीव्स की बात करते हैं तो लीव्स जो है उस केस में कैसे होंगे, हेल्दी रहेंगे, ग्रीन नजर आएंगे आपको। अगर जो है उसमें टर्जिडिटी प्रेजेंट है, और अगर वो कहते हैं कि अमाउंट ऑफ वाटर इज लेस तो इन दोस लीव्स व्हाट हैपन, तो यही लीव्स जो कि फॉर्म में थे एक्सटेंडेड फॉर्म में थे, नाउ दीस लीव्स दे बिकम ड्रूप। ठीक है बेटे, ड्रूप हो जाएंगे, बैंड हो जाएंगे, एंड दैट इज ड्यू टू द वाटर स्ट्रेस। तो ये वाटर स्ट्रेस की वजह से होता है। तो वाटर जो है वो दो तरह की ग्रोथ के अंदर इन्वॉल्व है, सेल की एनलार्जमेंट में इन्वॉल्व है, बिकॉज whenever there is an increase in the size of the cell, the amount of protoplasm increases, and this protoplasm it has water as its main component, so water is required for the amount of protoplasm in the cell. And second one is extension growth. So whenever there is a growth in particular plant organ, that plant organ it becomes extended because of turgidity. Turgidity is amount of water present in that particular plant organ. तो अगर प्लांट ऑर्गन जो इसमें टर्जिडिटी प्रेजेंट है तो वो हमें एक्सटेंडेड फॉर्म में नजर आएगा, पर अगर वाटर स्ट्रेसेस देयर तो वो हमें किस फॉर्म में नजर आएगा, ड्रूप फॉर्म में नजर आएगा। ठीक है बेटे, इसके अलावा देखो वन अनदर थिंग दैट इज रिलेटेड टू वाटर इज कि देयर आर सम रिएक्शंस इन व्हिच enzymes are involved. These reactions are known as enzymatic reactions,
And all of these enzymatic reactions, they also considered water as their medium. ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं प्लांट्स के अंदर होती हैं जो एंजाइम्स जिसके अंदर इन्वॉल्व है, और इन एंजाइमेटिक रिएक्शंस में वाटर जो है वो एज अ मीडियम एक्ट करता है। ओके, सीधा बुक साइड बाय साइड। उसके बाद देखिए आपको बताया हुआ है कि हाउ ऑक्सीजन इट एक्ट एज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। So this oxygen, it is related with the process of respiration of plants. Okay, oxygen is always related with respiration. Plants भी respiration करते हैं, ठीक है, plants भी respiration करते हैं, आपको बताया था। तो why these plants they respire? ठीक है, why the plants they undergo the process of respiration to breathe complex macromolecules. Okay, the complex macromolecules that are present, they are easily broken with the help of this oxygen, and these complex macromolecules when they break, they form the simplest molecules. ठीक है बेटा, and during this breakdown what happens? During this breakdown, large amount of energy is released. ठीक है, पूरे ब्रेकडाउन के दौरान क्या होती है, एनर्जीज आपको रिलीज होती है, and that energy is released, which is released, it is used for various metabolic activities of the plant. ठीक है, तो इस तरह से ऑक्सीजन will also play a significant role in the growth of the plant. ठीक है, once again I am repeating, oxygen is related with respiration process that occurring in plants, and during this respiration the complex macromolecules that are present in the plant it breaks with the help of this oxygen, and later what is formed, simplest molecules are formed, and during the formation of these simplest molecules large amount of energy is also released by the breaking of bonds of the complex molecules, and this energy is involved in various metabolic activities that are occurring in the plant. ठीक है बेटे, next one is how the nutrients are playing an important role. You know that how many type of nutrients are there? Two type of nutrients are there. One very important thing that I am going to discuss here, nutrients हमारे पास कितने तरह के हैं, types के हैं, I have already discussed their name. The first category is of the macronutrients. ठीक है, कि macronutrients, what is the special thing related with these macronutrients? That they are the important component of infrastructure of plant. ठीक है, प्लांट के जो इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम मॉलिक्यूल्स है वो किसके अंदर प्रेजेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, इफ यू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोफिल पिगमेंट, you see that one of the important molecule in the structure of chlorophyll pigment is magnesium. Okay, but there is one another molecule and that is calcium. Okay, can anybody tell calcium is present in which part of the plant cell organelles? मिडल लैमेला के अंदर प्रेजेंट होता है ना कैल्शियम की एक स्पेशल फॉर्म प्रेजेंट होती है, याद आ रही है कौन सी है, कैल्शियम पैक्टेट। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इसका मिडल लैमेला का, और मिडल लैमेला कहां प्रेजेंट है वो भी आपको मालूम है, मिडल लैमेला इज प्रेजेंट बिटवीन द सेल वॉल एंड द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है बेटे, तो आपने याद रखते हैं कि मैक्रोमोलेक्यूल्स या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो प्लांट के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स जो हैं उससे रिलेटेड होते हैं, प्लांट के सेल ऑर्गेनेल्स जो उनके स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। और उसमें दो एग्जांपल याद रखेंगे कि मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल पिगमेंट जो है उससे रिलेटेड है, जबकि कैल्शियम जो है इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम पैक्टेट इट इज an important component of the middle lamella, and this middle lamella is present between the cell wall and the cell membrane. This is clear better? Then there is a small paragraph that is given in the last of the page beside these three important points. ठीक है, इसके अलावा देखो there are some of the other factors that are playing an important role in the growth of the plant. What are these? Number one,
कहते हैं कि हर एक प्लांट स्पीशीज जो है ये शो अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिस्पांस अकॉर्डिंग टू द conditions of temperature that are present in their habitat. तो ऑक्सीजन के अलावा, न्यूट्रिएंट्स के अलावा, वाटर के अलावा टेम्परेचर इज आल्सो एक्टिव एज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट. और आपको बताया था कि डिफरेंट प्लांट्स दे आर अडेप्टेड टू डिफरेंट काइंड ऑफ टेम्परेचर कंडीशंस. ठीक है, डिफरेंट प्लांट्स दे आर अडेप्टेड टू डिफरेंट range of temperature. How many plants are there? Okay, we have already discussed. We have three categories of plants. They may be the long day plants. They may be the short day plants. And third one is they may be the day neutral plants. Okay, बेटे? तो देखो नेम से पता लग रहा है लॉन्ग डे प्लांट्स जिनको कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है. शॉर्ट डे प्लांट्स, those plants they require some specific amount of or some specific range of temperature. और day neutral plants जो है वो ठीक है इंटरमीडिएट की तरह बिहेव करते हैं. बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी नहीं चाहिए उनको, बहुत कम टेम्परेचर भी नहीं चाहिए. ठीक है बेटे. इसके अलावा वो कहता है कि बिसाइड टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर के अलावा there are certain specific type of growth movements that are related with the amount of sunlight that is available in the habitat of the plant, and there are certain growth movements that happen in plant and they are related with gravity. ठीक है, we have learned two type of terms in our class 10. Sometimes the plants show growth related movements according to the light available to them. Such type of growth related movements are known as, क्या कहते हैं हम movements को? They are known as the phototrophic movements. ठीक है बेटे, जब 10th में आपको पढ़ाया था तो we have told you that these phototrophic movements is the movement of the plant parts, especially shoots, towards a particular source of light. ठीक है, and there is another type of movement and these are known as the zeotropic movement. ठीक है बेटे. So there is a movement of root towards the gravity or towards the soil, and that comes under the geotropic movement. So both of these are the growth related movements. दोनों ही कैसी movements हैं? growth related movements हैं. The light and gravity as well as a temperature, they are also affecting the growth of the plant organ. So how many factors we have studied? We have studied 5 to 6 factors. Number one, water status of the plant species in their habitat, and second one is oxygen. Oxygen is required for metabolic reactions that are occurring in the body of the plant. And the third one is, yes, nutrients. They are of two types. They may be macronutrients and they may be micronutrients. Okay बेटे. और इसके अलावा temperature, sunlight, gravity, they are also playing significant role in the growth of the plant. So now I am on page number 245 and we are going to discuss a very important topic which we have not studied in our previous classes. So we have heard the term differentiation sometimes. ठीक है, differentiation term आपने सुनी हुई है. growth के साथ we are simply using this term. So we are on page number 245 and here we are going to discuss about three topics. Number one is differentiation. Okay, next one is differentiation, and then we have redifferentiation. Okay, so always this term differentiation is associated with growth. Whenever you are talking about the development in a plant species, you are always concerned with two terms. Number one is growth and number two is differentiation. So कहते हैं the sum of growth and differentiation is equivalent to development of a plant species. किसी भी species का अगर हम development study करते हैं, then we are always talking about their growth or their differentiation. ठीक है, okay? If we are using the term growth, then we are always talking about
in the preliminary stages and that is known as the primary growth. हमेशा किसी भी plant species के अंदर कौन सी growth होती है? Primary growth पहले होती है और उसके बाद उसमें कौन सी growth होती है? Primary growth के बाद then there is a secondary growth. ठीक है, primary growth is always related with growth of the primary organs that are present in the plant. It may be the growth of root, जब ये root की growth हो रही है, या it may be the growth of shoot, or you can say it may be the growth of leaves or any other vegetative part of the plant. Okay, but secondary growth is always related with the growth of those part which later formed in the plant species. ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि जाइलम जो है, अगर हम जाइलम की बात करें तो पहले प्राइमरी जाइलम बनेगी और लेटर स्टेजेस में प्राइमरी जाइलम के बाद क्या बन जानी है? सेकेंडरी जाइलम बन जानी है। उसी तरह से पहले प्राइमरी फ्लोएम बननी है एंड लेटर स्टेजेस में सेकेंडरी फ्लोएम बननी है। ठीक है, तो अगर हम प्राइमरी टिश्यूज या प्राइमरी पार्ट्स जो है प्लांट्स के उनकी ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो वो प्राइमरी ग्रोथ है, और जो स्ट्रक्चर्स प्लांट में लेटर स्टेजेस में फॉर्म होते हैं उनकी ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो वो सेकेंडरी ग्रोथ है। ऑलराइट बेटे, एंड वन थिंग दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर इज डिफरेंशिएशन. व्हाट इज डिफरेंशिएशन? व्हेन यू कॉल अ सेल डिफरेंशिएटेड सेल, ठीक है, तो यू ऑलवेज नो दैट मेरिस्टेमेटिक सेल्स दे आर रिलेटेड विद ग्रोथ ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर ग्रोथ होती है तो उसमें अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो कौन से सेल्स प्रेजेंट है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट है. And where these meristematic cells are generally present, they are present either at the apex of roots, या तो वो roots की apex पे present है, या फिर वो कहाँ present है? They are present at the apex of the shoots. Okay बेटे, so कहते हैं कि अब वो root की अगर apex पे present है या shoot की apex पे present है तो they are known as the root apical meristem और they are known as the shoot apical meristem. ठीक है, and what is their function? You know their function very well as they are the meristematic cells, so they are doing the meristematic activities. They form more and more cells because they continuously undergoing cell division. ठीक है, but when we call a cell a differentiated cell, when that meristematic cell they are not showing any of the meristematic activities, they become a mature cell. जब कोई भी सेल जो है वो अपनी meristematic activities show करना क्या कर देता है? बंद कर देता है. ठीक है, क्या करता है? स्टॉप कर देता है इसको मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज को, और कैसे बन जाता है? वो मैच्योर सेल बन जाता है. तो हम उस सेल को क्या कहते हैं? डिफरेंशिएटेड सेल कहते हैं. वी कॉल दैट सेल एज अ डिफरेंशिएटेड सेल. एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस डिफरेंशिएटेड सेल that when the cell become differentiated, always remember they start performing a specific function. ठीक है, जब भी कोई सेल डिफरेंशिएट हो जाता है उसके बाद अब उसमें डिवाइड नहीं करना, उसने क्या करना है? एक खास फंक्शन परफॉर्म करनी शुरू कर देना. ठीक है बेटे, तो हियर यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ vascular tissues and you know that how many types of vascular tissues are there. We have two types of vascular tissues and they are xylem and phloem. What is the function of xylem? The function of xylem is conduction of water and minerals. ठीक बेटे, तो कहते हैं कि जाइलम जो है वो अपना फंक्शन जो है वाटर एंड मिनरल्स के कंडक्शन का कब परफॉर्म करेगा? पहले वो बिकम्स अ डिफरेंशिएटेड सेल. ठीक, और डिफरेंशिएटेड सेल जो है उसकी एक खास उसमें आइडेंटिफाइंग फीचर्स प्रेजेंट हैं. तो कहते हैं कि देयर इज सर्टेन इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशंस दैट आर अकरिंग इन द स्ट्रक्चरल पार्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टिश्यू. ठीक है, और प्रोटोप्लाज्म में भी कुछ चेंजेस होती है. तो स्ट्रक्चरल में हम ये कह सकते हैं कि पहले तो जब वो सेल जो है मेरिस्टेमेटिक सेल था तब तक उसमें क्या प्रेजेंट थी? प्राइमरी वॉल इज देयर, बट नाउ देयर इज अ सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर टिश्यू. ठीक है बेटे, एंड देयर इज सम स्पेसिफिक थिंग्स दैट हैपन इन दैट सेकेंडरी सेल वॉल, दैट डिपोजिशन ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस इन दैट सेकेंडरी सेल वॉल. ठीक है, कैन यू नेम व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल इज डिपॉजिटेड इन द सेकेंडरी सेल वॉल? ठीक है, इन दैट ही वो दैट मटेरियल होता है. तो कहते हैं कि व्हेन द प्राइमरी सेल वॉल it later become the secondary cell wall, so there are some specific type of material that get deposited and this may be the deposition of lignin,
ठीक है बेटे, यहाँ तो लिग्निन की डिपोजिशन हो जाती है, यहाँ पे डिपोजिशन ऑफ सुब्रिन। ठीक, तो प्राइमरी सेल वॉल जो है उसके अंदर सेलुलोज जो है इट इज प्रेजेंट इन अबंडेंस, बट व्हेन द सेल बिकम अ डिफरेंशिएटेड सेल, देन in addition to cellulose, some other material also get deposited in the cell wall, and these are the lignin and the suberin kind of substances. And what about protoplasm in the primary cell? ठीक है, जब कोई भी टिश्यू या सेल अपनी प्राइमरी स्टेज पे होता है उस समय इसका प्रोटोप्लाज्म जो है वो कैसे होता है, यूनिफॉर्म होता है। प्रोटोप्लाज्म यूनिफॉर्म होता है, पर डिफरेंशिएटेड सेल में प्रोटोप्लाज्म इज प्रेजेंट एट द पेरिफेरी। ठीक है, पेरिफेरी का मतलब है कि बीच में से प्रोटोप्लाज्म जो है वो चला जाएगा एंड इट लेटर रिसाइड इटसेल्फ एट द बाउंड्री। अगर प्रोटोप्लाज्म बीच में से हट गया इसका मतलब क्या क्रिएट हो जाएंगे, उसमें कैविटीज क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए वो कहते हैं कि जब जाइलम ने डिफरेंशिएटेड हो जाना है तो अगर उसका प्रोटोप्लाज्म अपना होता तो फिर वो वाटर को कैसे कैरी करता। ठीक है, तो जब वो मैच्योर हो जाता है तो उसका प्रोटोप्लाज्म क्या करता है, सेल वॉल के साइड में चला जाता है, बीच में बड़ी बड़ी कैविटीज बन जाती हैं और उन्हीं कैविटीज से वो क्या करता है, वाटर एंड मिनरल जो है उसको लॉन्गर डिस्टेंसेस तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक, तो दो चीजें आप याद रखेंगे कि a cell is said to be a differentiated cell when it is not performing any kind of meristematic activities and it becomes a mature tissue, and one of the very specific thing is it start performing some specific function. For example, xylem start performing the function of conduction of water and minerals, and phloem do the function of conduction of food. Okay, beta. And some of the structural modification it takes place in those differentiated cell. Number one, the primary cell wall now changes into the secondary cell wall, and in addition to cellulose, some other material also get deposited, and these are lignin and suberin kind of material. And the protoplasm is not present uniformly. It finally shifted towards the periphery, and as a result, large vacuoles and cavities are created. Okay, beta. अब वो कहते हैं कि देखिए इसका अगर हमने एग्जांपल देना है, इफ यू वांट टू गिव द एग्जांपल ऑफ अ डिफरेंशिएटेड सेल, तो आप उसमें फॉर्मेशन ऑफ ट्रैक्टरी एलिमेंट्स की बात कर सकते हैं। ट्रैक्टरी एलिमेंट वर्ड किसके लिए यूज किया है मैंने, ट्रैकीड्स के लिए यूज की। ठीक है, ट्रैकीड्स हो गए, वेसल्स हो गए, यू नो दैट स्मॉल जो छोटे प्लांट्स होते हैं जिनकी हाइट कम होती है उसमें ट्रैकीड्स प्रेजेंट होते हैं, और जिन प्लांट्स की हाइट बहुत ज्यादा है जैसे जिम्नोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं, तो उनमें वेसल मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बेटे, अब देखो रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम जो उन्होंने तो प्राइमरी ग्रोथ की, उसके बाद वो कहता है कि जब उन्होंने मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज बंद कर दी तो लेटर ऑन उनसे बनने वाले जो न्यू सेल्स थे वो कैसे सेल्स बन के, डिफरेंशिएटेड सेल्स। और ये डिफरेंशिएटेड सेल्स जो है वो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज नहीं शो करते, वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करना शुरू कर देते। ठीक है बेटे, तो जब रूट्स जो है जब अपनी प्राइमरी ग्रोथ करेंगे उस समय रूट्स का इलॉन्गेशन होगा, पर जब रूट के सेल्स डिफरेंशिएटेड सेल्स बन जाएंगे तब वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। बताइए कि रूट्स का स्पेसिफिक फंक्शन क्या होगा, व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द रूट्स व्हेन दे बिकम डिफरेंशिएटेड? देयर फंक्शन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है बेटे, पर जब रूट्स रेडिकल में से पहली बार निकली है तब उसने क्या करना है, तब उसने ग्रोथ करनी है, इतनी टाइम तक ग्रोथ करनी है जितना उसको इलॉन्गेट होना चाहिए था, वाटर टेबल के पास जाना चाहिए, तो उतने टाइम तक वो ग्रोथ करती रहेगी। पर व्हेन इट रीचेस द वाटर टेबल इट्स मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज नाउ slows down, it finally stops and they become the differentiated cells and they start performing their specific function, and their specific function is conduction, that is absorption of water and minerals. ठीक है बेटे, अब वो कहते हैं कि sometimes what happen in some plant species, ठीक है, some of the parts they get injured, कुछ parts जो है plants के वो injured हो जाते हैं। For example, you are playing with the branches of the tree, कई बार हम tree की branches के साथ झूलने लग जाते हैं और उन्हें टर्न ऑफ कर देते हैं, बट आफ्टर सम टाइम व्हेन यू विजिट द सेम ट्री व्हाट यू ऑब्जर्व कि वो भी ब्रांच जो टर्न ऑफ हो गई है ना वो फिर से रिकवर हो रही होती है। ठीक है बेटे, अब वो कहते हैं कि समटाइम्स व्हेन द सेल्स दे बिकम द डिफरेंशिएटेड सेल्स एंड अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द प्लांट स्पीशीज, ठीक है, फिर से प्लांट स्पीशीज जो है उसके अंदर ये डिमांड है कि सो एंड सो ऑर्गन इट गेट्स अ टर्न ऑफ, सो दिस ऑर्गन शुड बी रीजनरेटेड। So those cells which are earlier meristematic cells and they become the differentiated cells,
So these differentiated cells, they again start showing the meristematic activities. ठीक है, तो ऐसे सेल्स जो पहले थे meristematic cells थे, फिर वो क्या बन गए, differentiated cells बन गए, पर अब फिर से प्लांट में क्या है, डिमांड है, ठीक है, कोई नए सेल्स और टिश्यूज को फॉर्म करना है, या कुछ ऐसे सेल्स और टिश्यूज जो इंजर्ड हो गए हैं उनको फिर से क्या करना है, रिकवर करना है। तो ऐसे सेल्स जो डिफरेंशिएटेड हो चुके हैं वो फिर से क्या करने लग जाएंगे, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज शो करने लग जाएंगे। सो दिस फिनोमेना इज नोन एज डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो कहते हैं कि प्लांट्स के अंदर ऑलवेज रिमेंबर द ग्रोथ इज ऑफ ओपन टाइप। तो दो सेल्स which are once meristematic cells and later become differentiated cells. So this differentiation is not the permanent stage. ठीक है, it is a temporary kind of phase. Whenever there is a need in the plant species, these differentiated cells they again show the meristematic activities and they undergo the process known as de-differentiation. ओके बेटे, अगर हमने डी डिफरेंशिएशन का एग्जांपल देना है, सोचिए, तो कहते हैं कि प्लांट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं, if we are talking about angiosperms or gymnosperms, तो you know that wood formation takes place in these plants. इन प्लांट्स में क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद वुड फॉर्मेशन होता है, उसका स्टेम जो है वो ट्रंक में कन्वर्ट होता है। ठीक है बेटे, एंड वुड फॉर्मेशन जो है वो किसकी वजह से होता है, एक सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से होता है, एंड दैट सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज नोन एज vascular cambium. ठीक है बेटे, there is some secondary meristematic tissue that gets active at the later stages of plant growth, and one of such tissue is known as vascular cambium. ठीक है, this vascular cambium is present between the vascular bundles. Suppose this is one vascular bundle and there is a layer of meristematic cells present in between xylem and phloem. So this layer that designates the vascular cambium. ठीक है बेटे, तो ये vascular cambium जो इसका एक ही फंक्शन है, इसमें क्या करना है, वुड का फॉर्मेशन करना है। तो हमेशा याद रखिए, जब भी मैं कहती हूँ कि वुड का फॉर्मेशन करना है, इसका मतलब वैस्कुलर कैम्बियम जब भी एक्टिव होगा ना, वो ज्यादा से ज्यादा क्या बनाएगा, जाइलम बनाएगा। तो जाइलम जो है वो वुड फॉर्मेशन से रिलेटेड टिश्यू होता है। ठीक बेटे, तो आपको कहते हैं कि वैस्कुलर कैम्बियम जो है ये कब बना, तो पहले तो क्या थे, प्लांट के अंदर पैरेन्काइमा सेल्स थे, और ये पैरेन्काइमा सेल्स ऐसे सेल्स थे, डिफरेंशिएटेड सेल्स थे, जो किससे बने थे, रूट या शूट एपिकल मेरिस्टेम से बने, जो काफी समय तक मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी शो करते रहे। उसके बाद उन्होंने अलग-अलग तरह के परमानेंट टिश्यूज बना लिए, इट में भी पैरेन्काइमा, इट में भी कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा बना हुआ है अपने सब कुछ। ठीक है, पर आपको कहते हैं कि पैरेन्काइमा सेल्स जो डिफरेंशिएटेड सेल्स है, ठीक, अब उस प्लांट के अंदर क्या होनी है, सेकेंडरी ग्रोथ होनी है, यानी वुड का फॉर्मेशन होना है। तो ये डिफरेंशिएटेड सेल्स जो है ये फिर से क्या हो जाएंगे, डी डिफरेंशिएट हो जाएंगे, और डी डिफरेंशिएट होने के बाद ये पैरेन्काइमा सेल्स जो है वो किसको फॉर्म करेंगे, वैस्कुलर कैम्बियम को फॉर्म करेंगे, और ये वैस्कुलर कैम्बियम फिर से मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज करना लग जाएगा, और मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज के दौरान ये क्या बनाएगा, वैस्कुलर टिश्यू बनाएगा। ठीक है, तो उसके अंदर की तरफ क्या बनाना है, जाइलम टिश्यू बनाना है, और बाहर की तरफ उसमें क्या बनाना है, फ्लोएम टिश्यू बनाना है। ठीक है बेटे, इन द 9th स्टैंडर्ड यू हैव आल्सो स्टडीड द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्टेम एंड रूट, पढ़े हैं क्या? देखो एक शॉर्ट में कर रही हूं, बिल्कुल बहुत छोटी सी चीज है। अगर आप किसी भी प्लांट पार्ट का क्या करते हैं, ट्रांसफर सेक्शन कर लेते हैं। व्हाट इज ट्रांसफर सेक्शन? ठीक है, सपोज आई हैव this water bottle in my hand, suppose it is a root or a stem, if I cut it like this, अगर मैं इसको ऐसे बीच में से कट करती हूँ तो उसको ट्रांसफर सेक्शन बोला जाता है। ठीक है बेटे, अगर मैं इसे ऐसे लॉन्ग वे में कट करती हूँ तो उसको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कहा जाता है। तो ट्रांसफर सेक्शन जो है वो हमेशा इस तरह से हॉरिजॉन्टली कट करने से मिलता है हमें, और वर्टिकली कट करने से हमें क्या मिलता है, लॉन्गिट्यूडनल या एलएस मिलता है। ये हम जब प्रैक्टिकल करेंगे ना तब आपको बताया जाएगा। तो हमेशा याद रखिए कि व्हेन यू टेक द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ए प्लांट, तो हमेशा हर एक प्लांट है उसमें आउटमोस्ट लेयर होती है, एंड दैट आउटमोस्ट लेयर वेदर इट इज प्रेजेंट। ठीक है बेटे, स्टेम की अगर मैं बात कर रही हूँ, अगर मैंने टीएस लिया है किसका, स्टेम का, तो सबसे बाहर उसमें कौन सी लेयर प्रेजेंट होगी, क्यूटिकल प्रेजेंट होगी, और क्यूटिकल के बाद जो है वी हैव अ सिंगल लेयर ऑफ सेल
That are next to cuticle and that is known as epidermis. It is known as epidermis. और epidermis जो है उसके बाद मेरे पास जो है थोड़े से broad cells मुझे मिलते हैं, but they are the compactly arranged cells, and these compactly arranged cells are known as the parenchyma cells. Okay, but after parenchyma, what is there? Collenchyma cells are there. After collenchyma, we have sclerenchyma cells are there. ठीक है, और sclerenchyma cells के बाद सपोज करिए इसके बाद पैरेंकाइमा, पैरेंकाइमा के बाद एक लेयर हमारे पास यहाँ पे इसकी है कॉलेनकाइमा सेल्स की, और उसके बाद जो लेयर है हमारे पास इसकी है स्क्लेरेंकाइमा सेल्स की है। ठीक है, तो ये जो तीनों तरह के सेल्स है ना, पैरेंकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, इसको किसी भी प्लांट पार्ट का क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं। चीजें आपको इसमें न्यू लग रही हैं कि हमने एक चैप्टर स्किप कर दिया। सोचो सिलेबस कम होने से कैसे हमने को लॉस हो जाता है। वी हैव वन स्किप वन चैप्टर एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा होता तो ये चीजें आपको पहले से ही आती होगी थी। ठीक है, तो अब वो कहता है कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्यूटिकल है, क्यूटिकल के बाद एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के पास 3 लेयर्स है परमानेंट टिश्यूज की, पैरेंकाइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेंकाइमा। तो ऑल ऑफ these permanent tissues they form the cortex of the that particular plant species। उसके बाद there is again a layer of uniform layer of cells जो cortex region जो है उसको vascular जो रीजन है उससे अलग करती है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर? एंडोडर्मिस। क्या कहते हैं? एंडोडर्मिस कहते हैं। और एंडोडर्मिस के बाद ठीक है हमारे पास एक और लेयर होती है सेल्स की। एंडोडर्मिस की नेक्स्ट जो लेयर है अगेन इट कंसिस्ट ऑफ यूनिफॉर्म लेयर ऑफ सेल्स एंड दैट इज नोन एज पेरिसाइकल। इसको क्या कहेंगे? पेरिसाइकल कहेंगे। ठीक बेटे, और पेरिसाइकल जो है उसके अंदर हमें क्या नजर आती है? वैस्कुलर बंडल्स नजर आती है। ठीक है, तो वैस्कुलर बंडल्स में हमेशा याद रखिए पेरिसाइकल की तरफ है वो हमेशा क्या होगी? किसी भी वैस्कुलर बंडल के अंदर जो पेरिसाइकल की तरफ जिसका फेस होगा, ठीक है, वो हमेशा फ्लोएम होती है, और जिसका फेस किसी भी प्लांट के सेंटर में यानी उसकी पिच की तरफ होता है वो हमेशा जाइलम होती है। तो देखो एक वैस्कुलर बंडल को अगर मैं इंलार्ज करके आपको दिखाती हूँ इस तरीके से, तो सेंटर में उसके क्या प्रेजेंट है? कैम्बियम प्रेजेंट है, और जिसका फेस किसकी तरफ है? फ्लोएम। इसका फेस जो है वो पेरिसाइकल की तरफ है वो फ्लोएम है, और जो सेंटर की तरफ फेस करता है वैस्कुलर बंडल वो जाइलम। ठीक है बेटे, अब एक बार देखो उसको मैं फिर से बोल के दिखाती हूँ। अगर कोई भी प्लांट जो है उसको मैं अंदर से स्टडी करके बाहर की तरफ जाती हूँ तो देखो सबसे अंदर की तरफ किसी भी प्लांट के सेंटर में क्या होगी? खाली जगह होगी, इट इज नोन एज पिथ। पिथ के बाद उसमें वैस्कुलर बंडल्स होंगे, और मैंने बताया वो वैस्कुलर बंडल जिसका फेस किसकी तरफ है? पिथ की तरफ है, दैट इज नोन एज जाइलम, और जिसका फेस पिथ से दूर है वो क्या है? फ्लोएम है। ठीक है बेटे, तो देखो सेंटर में पिथ, पिथ के बाद जाइलम, जाइलम के बाद कैम्बियम, कैम्बियम के बाद फ्लोएम, फ्लोएम के बाद पेरिसाइकल, पेरिसाइकल के बाद एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद स्क्लेरेंकाइमा, कॉलेनकाइमा, पैरेंकाइमा, एपिडर्मिस, ठीक, एंड लास्ट में क्यूटिकल। ओके बेटे, अब मैं ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हूँ। देखो किसी भी प्लांट पार्ट को अगर मैं ऊपर से स्टडी करके नीचे की तरफ लाती हूँ तो देखो सबसे ऊपर क्या है? क्यूटिकल, क्यूटिकल के बाद स्पीकर, क्यूटिकल के बाद एपिडर्मिस, एपिडर्मिस पैरेंकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पेरिसाइकल के बाद वैस्कुलर बंडल्स में सबसे पहले फ्लोएम, फ्लोएम के बाद कैम्बियम, कैम्बियम के बाद जाइलम, और जाइलम के बीच में एक खाली जगह दैट इज नोन एज पिथ। क्लियर बेटे? हाँ जी, जो घर में बैठे हैं स्टूडेंट्स उनको क्लियर हो गया? यस मैम। पढ़ने किसी से? निशांत बेटे? यस मैम। ओके, अभी जो मैंने बोला वो आप बोल के बताओ मुझे कहीं से भी, चाहे आप ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं या फिर अंदर से स्टार्ट कर रहे हैं। क्यूटिकल, एपिडर्मिस,